एक्चुअली इसमें दो मॉडल है, दो कॉन्सेप्ट है जो मैं समझाना चाह रहा था तुम लोग को अबाउट द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जो डेवलपमेंट के फेजेस हम लोगों ने देखे, फेजेस तो वही हैं, उसी तरीके से वही सीक्वेंस है पहले और बाद का, जबकि ये सारी चीजें हो रही हैं। इसमें दो चीजें ध्यान देना है, एक है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल और दूसरा है रिप्लेसमेंट मॉडल। देखो, ग्लेसिएशन एज जब था, आइस एज जब शुरू हुआ, तो बहुत ढेर सारे क्लाइमेटिक चेंज आए, है ना। इसमें टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ, और जो बड़े बड़े पेड़ थे वो अब नहीं रह पाए, उस क्लाइमेट को नहीं झेल पाए, ग्रासलैंड्स बड़े बड़े डेवलप होते चले गए। तो ये ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो थे, मैन लाइक क्रिएचर 5.6 MYA वाले जो थे, ये सरवाइव नहीं कर पाए, ये अपने आप को यहाँ पे जोड़ नहीं पाए, इस माहौल के साथ नहीं जोड़ पाए। नतीजा क्या हुआ कि ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते गए और इनकी जगह पे होमोज अपने आप को स्टैब्लिश करते चले गए, जिनके बारे में हम लोग पहले देखे। इन्हीं होमोज के दुनिया भर में फैलने के पीछे दो कॉन्सेप्ट हैं, दो लॉजिक है, रिप्लेसमेंट मॉडल एंड रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। कुछ नहीं है, तुम्हारे बुक में अच्छे से दिया हुआ है इसका लीनियर डायग्राम, मैं एक लाइन में समझा रहा हूँ, देखो समझ में आ जाएगा। रिप्लेसमेंट मॉडल ये कहता है कि ओरिजिन जो है ह्यूमन बींग्स की, ये अफ्रीका में हुई। ठीक है, एकदम ये कॉन्सेप्ट है कि अफ्रीका में ही वो ओल्ड गॉर्ज वगैरह और बाकी जगहों से जहां से मिला है, और धीरे धीरे यहीं से रिप्लेस हुए ह्यूमन बींग्स पूरे वर्ल्ड वाइडली हर जगह पे। और इसके पीछे लॉजिक ये देते हैं कि जो सिमिलरिटी है एनाटॉमी में, वही नाक आंख कान, और जो और भी जो बाकी लोगों में होमोजेनिटी है, जो लोगों की एनाटॉमिकल होमोजेनिटी, जैसे हम है वैसे ही हमारा लड़का है हमारे फादर, तो ये वाला कॉन्सेप्ट ये देते हैं रिप्लेसमेंट मॉडल के लिए। रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल क्या है कि नहीं, अफ्रीका में ही नहीं, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग जगहों पे अलग अलग समयों पे ये लोग बढ़ते चले गए, लोग ओरिजिनेट होते चले गए। और इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट क्या देते हैं कि अलग अलग जगहों पे चूंकि डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए फीचर्स में अंतर है, कहीं कोई छोटा है, कहीं कोई लंबा है, कहीं कोई गोरा है, कहीं कोई काला है, जो अलग अलग जगहों पे। लेकिन इसके अगेंस्ट में बात ये जाती है कि दिस वाज ओनली क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। वजह चाहे जो रही हो, ये सही है कि ह्यूमन बींग्स आ गए। अब इनके सर्वाइवल की जो फीचर्स है, जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर पाए, जल्दी जल्दी बस उस पर नजर डालते हैं। जो वे ऑफ फूड ऑब्टेनिंग है, वो गैदरिंग, स्क्वेंजिंग और हंटिंग। गैदरिंग ओल्डेस्ट है, सबसे पहले गैदर ही करते थे, जहां खाने के लिए कुछ मिला उसको इकट्ठा करते चले गए, और फिर वो बाद में जब भूख लगी तो खाया। स्क्वेंजिंग, मीट एनिमल्स और इनको स्क्वैच करके इनको यूज करना। और हंटिंग सबसे लेटेस्ट है, सबसे बाद का है, करीब 5 लाख ईयर अगो शुरू होती है हंटिंग। लेकिन प्रोबेबली सबसे ज्यादा पॉपुलर वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड है हंटिंग। ठीक है, कुछ जगहें हैं जिनके बारे में तुम्हें जानना चाहिए, और ये इंग्लैंड, जर्मनी और चेक रिपब्लिक, जहां से कि प्लांट हंटिंग के एविडेंसेस मिले। ठीक है, बॉक्स ग्रोव इंग्लैंड में, और शॉजेन जर्मनी में, और डॉलनी वेस्टॉन चेक रिपब्लिक में। ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। मैप में तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे नहीं लगा है, तुम अपने आराम से बुक में, और बेहतर होगा कि तुम लोग अफ्रीका का एक मैप लेके, मैंने क्लास में भी कहा हुआ है, उसको अपने कॉपी में पेस्ट कर लो, और इन सारे ही साइट्स को, अफ्रीका, इंग्लैंड और जर्मनी की जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो दिमाग में कि कौन सी चीज है कहाँ पे। जब बात अगर होती है इनके अर्ली ह्यूमंस की शुरुआत में, तो हम लोग पहले भी देखे कि जो एप्स थे, प्राइमेट्स थे, पेड़ों पे रहते थे, फिर केव्स में आए, फिर ओपन स्फीयर में आए। हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि ये डेवलपमेंट के फेजेस, जो एविडेंसेस जहां जहां से मिले हुए हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। केनिया सबसे इंपॉर्टेंट जगह है इसमें। और इसके बाद केव्स में रहने के साथ साथ जो बॉन्डिंग बनी एक दूसरे के साथ, वही ओपन एयर साइट्स में भी यूज होनी शुरू हुई। मतलब केव से बाहर निकले और आसमान के नीचे रहना शुरू किया, और जब दिक्कत हुई तो फिर एक दूसरे की मदद से शेल्टर बनाना शुरू किया अपने हिसाब से। ठीक है, सदर्न फ्रांस में लाजरत केव है, जहाँ पे इसके वो मिलते हैं, ढेर सारे एविडेंसेस मिलते हैं। इन सारे ही प्लेसेस को मैप में मार्क करते हुए और लिख लेना है एक जगह। जो सबसे बड़ा एक चेंज दिखाई दिया, सबसे बड़ा एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया, वो फायर के इन्वेंशन के बाद आया। एक्सीडेंटल इन्वेंशन था, लेकिन था। एग्जैक्ट डेट बता पाना मुश्किल है,
लेकिन वही लगभग बिटवीन 4 लाख ईयर्स अगो टू 1,25,000 के बीच की ये डेवलपमेंट है, जब ओपन एयर साइट्स दिखने शुरू होते हैं। इसकी वजह से जो फायदे हुए, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, लाइट और जानवरों को दूर रखा जा सका। अपने आप आइस एज की शुरुआत थी, मैंने बताया कि अपने आप को काफी वार्म रखने के काम आ रहा था, कुकिंग पर्पस सॉल्व होने लगा था, फ्लेकिंग टूल्स को बनाने में, क्योंकि जानवरों को मारने के लिए और बाकी चीजों के लिए टूल्स की जरूरत थी। हम लोग पहले बात कर चुके हैं होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस की। उसमें जो होमो हैबिलस थे, ये टूल्स मेकिंग जानते थे। यहाँ एक चीज ध्यान देना कि अर्लिएस्ट टूल मेकर्स ऑस्ट्रेलोपैथिकस हैं, जो मैन लाइक क्रिएचर थे, 5.6 MY। ठीक है, इन्होंने टूल बनाना शुरू कर दिया था। हाँ, इनके टूल्स में उतनी शार्पनेस नहीं है बिकॉज ऑफ देयर ब्रेन साइज। इनके टूल्स इतने शार्प नहीं, वो रिड्यूस हैं और दूसरे तरीके के हैं। आगे चल के जब होमो इरेक्टस आ गए और होमो सीपियंस आ गए, तो बहुत ही शार्प और स्पेसिफाइड टूल्स हमें देखने को मिलने लगे। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड आर्ट, मैंने वोकल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन की बात तुमसे की थी अभी थोड़ी देर पहले। हम अच्छे से समझ रहे हैं, उस समय वर्बल कम्युनिकेशन कम था, वोकल कम्युनिकेशन ज्यादा था। और एक लैंडमार्क जो इवेंट है वो है केव पेंटिंग। केव पेंटिंग में जाना, केव के अंदर रहना और अपने आने वाली जनरेशन के लिए, तो ये क्या है, एक कम्युनिकेशन का मोड है। और आर्ट, और लगे मैंने बताया अभी तुमने कि भीमबेटका की पेंटिंग अमेजिंग है। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी था और बहुत स्पेसिफिक तरीके से इन लोगों ने परफॉर्म किया, और डेवलपमेंट के साथ साथ केव पेंटिंग में दो नाम जरूर याद रखना है, इसीलिए यहाँ रोक रहा हूं। पहला है लास्को, और लास्को और शैवे, ये दोनों जगह फ्रांस में है, और अल्टमीरा है स्पेन में। अल्टमीरा केव्स और अल्टमीरा केव पेंटिंग तुम्हारे बुक में एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें डिटेल से दी हुई है। और स्पेसिफिटी है उसकी कि कहाँ से वो बनी है, वो मटेरियल्स कहाँ से लिए गए हैं। जो स्पेसिफिक थिंग है उसमें, नेचुरल फ्लावर्स से कलर लिया गया है, टर्मरिक का कलर यूज हुआ है, और भी इस तरीके की चीजें हैं। तो अल्टमीरा केव पेंटिंग स्पेन की, और लास्को और शॉवे, ये दो फ्रांस की जगहें हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से वही मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों जगहें मैप में दी हुई हैं, तुम्हारे मैप में, बुक में जरूर आ जाना चाहिए। यहाँ से रिलेटेड हंटर गैदर सोसाइटीज फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट। देखो यहाँ पे ये टॉपिक इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें दो व्यूज है, फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट। आज जो हंटर गैदर सोसाइटीज हैं, इनका एक लाइफ लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड है, इनकी एक लिविंग क्वालिटी है, और अपना रहने का एक तरीका है। और जो पहले थे होते थे, उनका भी एक था। तो इज देयर एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन दीज टू? ये टॉपिक एक डिबेटेड टॉपिक है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम इनके लिविंग स्टाइल को देख के उनके बारे में जान सकते हैं जो पास्ट में थे, और कुछ कहते हैं कि नहीं, इन दोनों में कोई लिंक नहीं है, दोनों के अलग अलग वो हैं, तरीके हैं और जगह हैं। दोनों ही के मानने वाले स्कॉलर्स हैं। जगहों के बारे में तुम्हें जानना है, एक्चुअली लेक तुर्काना प्लेस बुक में दिया हुआ है, अच्छे से मार्क कर लो उसको। लेक तुर्काना प्लेस के में जो ड्राई सीजन्स में आके रहे लोग, तो ये कहा गया कि नहीं, पुराने जमाने में ये कॉन्सेप्ट नहीं था ड्राई सीजन्स में आने का, ये नए लोगों का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो निकले, उनको देख के, उनसे जो एविडेंसेस निकले, उनसे जो फैक्ट्स निकले, उनको देखते हुए ये लोग मॉडर्न जमाने में भी अपने आप को सरवाइव कर। तो ये जो रिलेशन है बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर इन हंटर गैदर सोसाइटी, ये रिमेन होता है। दोनों ही तरीके का फैक्ट है जो कि तुम्हें जानना चाहिए, और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि तुम्हारे नोट्स बनाने के काम आएंगे, तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और की मटेरियल्स जितने भी तुम्हारे बुक में थे, दिए हुए थे, वो यहाँ पे एक जगह पे गैदर्ड है। इसको नोट बना सकते हो, इसको लिख सकते हो। और जो अगर कुछ टॉपिक्स इसमें छूट गए होंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, वीडियो 2-3 सेक्शंस में बनाना पड़ा, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको दोबारा से कन्वे करूं, दोबारा से टैकल करूं, तुमसे बात करूं उससे रिलेटेड। और अगर इन केस तुम्हें इसके बाद भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों, तो यू कैन शेयर मी, और हम लोग क्लास में या चाहे जैसे भी उसको डिस्कस करेंगे, और उस पर जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम होगी उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए जय हिंद।